नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं जोधपुर में एक्शन में शिक्षा मंत्री। ववासिया स्कूल के आलम देख नाराज हुए मंत्री और प्रिंसिपल अरुणा पवार को किया एपीओ। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक इंसाफ खां भी एपीओ किए गए हैं। सीबीईओ सज्जाद हुसैन खां को भी एपीओ किया गया है। इंटर्न के पढ़ाने के मामले में भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रही हैं, जोधपुर में एक्शन में शिक्षा मंत्री नजर आई। प्रिंसिपल अरुणा पवार को एपीओ किया गया है। स्कूल का आलम देख शिक्षा मंत्री ने ये कड़े फैसले लिए हैं। सीबीईओ सज्जाद हुसैन खान को भी एपीओ किया गया है। इंटर्न के पढ़ाने के मामले में भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो शिक्षा मंत्री ने जब से अपना कार्यभार संभाला हुआ है तब से लगातार कार्रवाई की जा रही है। रंजन दवे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। रंजन, शिक्षा मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और कुछ प्रिंसिपल अरुणा पवार को एपीओ किया गया है। क्या स्कूल का आलम था जिसको लेकर ये कड़े फैसले लिए गए? देखिए, विगत दिन शिक्षा मंत्री का जोधपुर का दौरा था और सूर्य नमस्कार के साथ साथ स्वच्छता को लेकर के बात कही गई थी और मीडिया से मुखातिब होते हुए भी शिक्षा मंत्री भजनलाल ने इस बात पर जोर दिया था कि स्वच्छता को लेकर के वे कड़ाई से पालना करनी चाहिए और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि सभी जगह स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और पाबंद किया जाए जिससे कि साफ सफाई रहे और सामूहिक प्रयास करने चाहिए। इसके लिए इस बात को लेने के बाद में औचक निरीक्षण किए गए। अलग अलग विद्यालय में गए थे। भदवासिया स्कूल से जुड़ा ये मामला है जहाँ की गंदगी का आलम देखकर शिक्षा मंत्री बहुत बुरी तरीके से नाराज हुए। अधिकारियों को उन्होंने लताड़ भी लगाई और यहाँ तक कहते नजर आए कि यहाँ अधिकारियों को रहने का कोई हक नहीं है। उसकी परिणति स्वरूप ये देखने को मिला कि जो स्कूल की प्रिंसिपल जो थी वहाँ अरुणा पवार, उनको एपीओ करने के आदेश दिए गए। उसके अलावा जो सीबीओ सज्जाद हुसैन है उनको भी एपीओ करने के आदेश दिए गए, जिसके साथ साथ शिक्षा अधिकारी माध्यमिक के इंसाफ का है उनको भी एपीओ करने के आदेश दिए गए। यानी कि एक्शन मोड में नजर आए और एक साथ 3 जो अधिकारी के रैंक के जो लोग हैं। बिल्कुल रजन, कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद अब देखना होगा स्कूलों की हालत कितनी बदलती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए रंजन। और बाना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे जहां पर अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 करोड़ 32 लाख का जुर्माना लगाया गया है। क्रशरों को होता था पत्थर सप्लाई। अवैध खनन में कांग्रेस नेताओं के नाम आ रहे सामने। किशनगंज क्षेत्र में हुई कार्रवाई। अवैध खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कांग्रेस नेताओं के नाम जो है वो इसमें सामने आ रही हैं। किशनगंज क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रही है। अवैध खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अहम जानकारी जो सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे जहां आज जोधपुर जाएंगे सीएम भजनलाल। एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम। मेडिकल ऑडिटोरियम में बैठक लेंगे सीएम भजनलाल। केंद्रीय चिकित्सा मंत्री भी आएंगे जोधपुर। जानकारी आपको देते जोधपुर से बड़ी खबर है। आज जोधपुर जाएंगे सीएम भजनलाल और मेडिकल ऑडिटोरियम में बैठक लेंगे भजनलाल। एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम। जोधपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जोधपुर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिल्ली से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर एम्स के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो जानकारी आपको दे रहे हैं। जोधपुर आएंगे आज गजेंद्र सिंह शेखावत। दिल्ली से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर एम्स के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और अब खबर बाड़मेर से आपको देंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी है। बाड़मेर में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जाएगा। पीसीसी चीफ डोटासरा, प्रभारी रंधावा शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी रहेंगे मौजूद। प्रत्याशियों के चयन से पहले पार्टी कर रही चिंतन मंथन।
तो जानकारी आपको दे रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। पीसीसी डोटासरा प्रभारी रंधावा आज होने वाली बाड़मेर बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे। प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस चिंता में है। और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया जाए, और जिसके लिए बीकानेर में कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन आयोजन स्थल पर कार्यकर्ताओं की कम संख्या देखकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बिफर गए। बुलाने में नाकामयाब रहे हो, ये हमारे संगठन के लिए ठीक है, ये अच्छी बात है। जिलाध्यक्ष जी, मैं दोनों को कह रहा हूं, आज की हाजिरी लीजिए। जो पदाधिकारी नहीं आए उसकी छुट्टी लीजिए। मंच पर नेता हो और सामने भीड़ न हो तो ऐसा रिएक्शन होना लाजमी है, लेकिन खुले मंच से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जिला अध्यक्षों को चेतावनी देना वाकई हैरान करने वाला था। 144 लोगों में से जो बिना कारण नहीं आए, आज शाम को उसकी चिट्ठी निकाल दो। दरअसल बीकानेर में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन कार्यकर्ताओं की कम संख्या देखकर गोविंद सिंह डोटासरा आग बबूला हो गए और मंच से ही बीकानेर जिले के शहर और देहात अध्यक्षों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मैं पहले तो दोनों जिला अध्यक्षों को कहना चाहता हूं कि जो संख्या आपको बुलानी चाहिए थी, आप दोनों के दोनों उसमें बुलाने में नाकामयाब रहे हो, ये हमारे संगठन के लिए ठीक है। पार्टी आलाकमान ने हमको मौका दिया है, हमारा प्रभारी आ रहा है, हमारा नेता प्रतिपक्ष आ रहा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष आ रहा हूँ, फिर भी अगर आपके कहने से कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो ऐसे एक व्यक्ति की कांग्रेस में जरूरत नहीं। अगर हम काम नहीं कर सकते तो दूसरे को मौका दें। कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को देखते हुए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कई मुद्दों पर उनसे राय शुमारी करनी थी, लेकिन आयोजन स्थल पर संख्या बल कम देखकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो काम नहीं करना चाहता उसकी लिस्ट बनाकर भेजी जाए। दोबारा मीटिंग करेंगे और जो कांग्रेस में रहे, ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम करना चाहे, ऐसे लोगों की भर्ती करो, ऐसे लोगों को जोड़ो। मैं दोनों को कह रहा हूं, आज की हाजिरी लीजिए। जो पदाधिकारी नहीं आए उसकी छुट्टी लीजिए। संवाद कार्यक्रम में राजस्थान प्रभारी सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई पूर्व दिग्गज मंत्री मौजूद थे। लेकिन दिग्गजों के बीच कार्यकर्ताओं की कम संख्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रास नहीं आई। बीकानेर से विक्रम जगरवाल, न्यूज़ 18 राजस्थान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां मीडिया से बात करते उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में ड्रेस कोड से लेकर हिजाब पर भी बयान दिया। सुनिए। ये भी निर्देश दिए कि सब महीने में एक बार समाज के सब लोग और शिक्षक, बच्चे, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, यानी इस धरती पर रहते हैं सब लोग मिलकर के एक दिन पूरे शहर, पूरे गांव की सफाई करेंगे। ये सरकार के आदेश पहले से, मेरे कोई नए आदेश नहीं है, लेकिन जो सरकार के आदेश है उनकी पूरी पालना कराएंगे। सभी विद्यार्थियों को स्कूल की ड्रेस, जिसको पोशाक और गणवेश भी करते हैं, उसमें जाना ही चाहिए। मैं ये कहता हूं कि वह व्यक्ति कैसे महान हो सकता है जो मीना बाजार लगाकर लड़कियों को उठाकर ले जाता था, उनके साथ कुकृत्य करता था, वो कैसे महान हो सकता है? यदि ऐसे बलात्कारियों को यदि कांग्रेस महान कहती है तो कांग्रेस की महानता को प्रणाम करता हूं। इसीलिए तो देश का बंटाढार हो गया है। हम हिजाब के खिलाफ नहीं हैं। हिजाब 1 नहीं, 2 पहने, 3 पहने, 4 पहने, हमें कोई लेना देना नहीं।
कोई लुगड़ा पहने, कोई साड़ी पहने, कुछ भी पहने। हम तो इस बात के जो सरकार के नियम बने हुए हैं कि विद्यार्थियों को अपनी गणवेश में या ड्रेस में ही जाना चाहिए, उसको पुख्ता कर रहे हैं। पहाड़ी चूहा है, शिवाजी महाराज पहाड़ी चूहा है। और कुछ वर्षों पहले भी सुना था मैंने कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तो आतंकवादी हैं। और अभी कांग्रेस ये कहती है कि वीर सावरकर तो देशभक्त है ही नहीं। यदि ऐसे अंश कहीं होंगे जिससे हमारे जनरेशन में हीन भावना पैदा होती है और वास्तव में वो महान थे फिर भी उनको छोटा करके दिखाया जा रहा है, तो ऐसे तो जो अंश होंगे उनको उसमें तो हटाएंगे। जानकारी जयपुर से आपको देंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना और स्वाइन फ्लू की चपेट में आए हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने एक्स पोस्ट पर जानकारी दी है। कोरोना और स्वाइन फ्लू की चपेट में अशोक गहलोत है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण आज डॉक्टर्स की सलाह पर जांच करवाई, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। ये उनके द्वारा लिखा गया है। आगे लिखते हैं कि इस कारण अगले 7 दिन तक मुलाकात नहीं कर सकूंगा। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इस बदलते मौसम में आप सब भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जयपुर से बड़ी खबर। फिर विवादों में पीएचईडी सचिव डॉक्टर समित शर्मा। राजस्थान जेजेएम की प्रगति में सबसे पिछड़ा राज्य पीएचईडी सचिव ने जेजेएम के प्रोग्रेस को ठंडे बस्ते में डाला है। आगामी गर्मियों में जनता के लिए पेयजल पर फोकस नहीं है। पहले भी विवादों में रह चुके हैं पीएचईडी सचिव डॉक्टर समित शर्मा। तो फिर विवादों में है पीएचईडी सचिव ने जेजेएम के प्रोग्रेस को ठंडे बस्ते में डाला है। आगामी गर्मियों में जनता के लिए पेयजल पर कोई फोकस नहीं किया गया है। भजनलाल सरकार बजरी माफियाओं पर सख्त हो गई है। खनन विभाग ने विशेष अभियान चलाया है जिससे बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अवैध खनन पर कार्रवाई का वादा बीजेपी ने चुनाव से पहले भी किया था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बजरी माफियाओं पर एक्शन। सरकार सख्त, माफिया पस्त। अवैध खनन पर सबसे बड़ी कार्रवाई। मरुधरा में अब बजरी माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है। ये तस्वीर उसी की बानगी भर है। खनन विभाग ने बजरी माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया है। साथ ही ड्रोन और डीजीपीएस सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। खनन विभाग के एक्शन से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि विभाग ने बड़े स्तर पर बजरी के स्टॉक को सीज भी कर लिया है। माफिया ने निरस्त हो चुकी लीजों से भी भंडारण का खेल चल रखा था। अब खनन विभाग ने एक्शन लिया है। में बजरी परिवहन पर पूरी तरह से रोक लग गई है। खनिज विभाग के ड्रोन सर्वे में भारी अनियमितता मिलने के बाद जिले के सभी 6 स्टॉक को खनिज विभाग ने सीज कर दिया गया है, जिसमें बजरी खनन के गोरख धंधे में लिप्त पाए गए 32 से ज्यादा लीज धारक पकड़े गए हैं। लाखों टन के अवैध भंडारण को सीज किया गया है। टोंक के सिर्फ 5 माइनिंग इलाकों में 16 लाख टन से अधिक अवैध खनन पकड़ा है। सीज की गई अवैध बजरी की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। टोंक उपखंड के 3 स्टॉक, पालड़ा, मंजावर और साइदाबाद और पिपलू उपखंड के 3 स्टॉक, डोडवाड़ी, मुडिया 1, मुडिया 2 को सीज किया गया है। वहीं एक सप्ताह पहले जोधपुर में 1050 टन अवैध खनिज जब्त किया गया था। जो टोंक उपखंड में 3 बजरी के स्टॉक थे, पालड़ा, मंडावर और सईदाबाद, तो वहाँ हमने कल जो बजरी के स्टॉक को सीज किया है जब्त करके, और उसकी निगरानी के लिए संयुक्त टीम का गठन किया है। माइंस, पुलिस और राजस्व की टीम 8-8 घंटे की 3 पारियों में वहाँ निगरानी कर रही है उस स्टॉक का, और उसमें किसी तरह का बजरी परिवहन और निर्गमन ना हो, उसके लिए हमने वहाँ पे संयुक्त टीम का गठन करके उसकी निगरानी करवाई जा रही है। वहीं संबंधित लीज धारक को नोटिस जारी करने के साथ ही ई रवन्ना भी निरस्त कर दिया गया है। साथ ही एसडीएम के नेतृत्व में स्टॉक की निगरानी की जा रही है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ ही विशेष टीम का गठन किया गया है। इस टीम में पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग के कार्मिकों को शामिल किया गया है।
चंद्रभागा नदी तट से अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर को जब्त किया है। हालांकि बीजेपी ने चुनाव के समय पर अवैध खनन पर रोक लगाने की बात कही थी, वहीं अब इस पर अमल भी किया जा रहा है। कई स्थानों पर तो पूरी तरीके से खनन पर रोक ही लगा दी गई है। 2 दिन पहले सिरोही में 58.73 टन बजरी खनन विभाग ने जब्त की थी। हालांकि पुलिस और खनन विभाग के लगातार हो रहे एक्शन से बजरी माफिया घबराए हुए हैं, लेकिन फिर भी चोरी छिपे अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। खनन विभाग ने प्रदेश में जब भी एक्शन लिया, बड़े स्तर पर अवैध बजरी का भंडारण पकड़ा गया है। स्टॉक में करीब 16 लाख टन बजरी की अनुमानित कीमत, बाजार की कीमत अगर लगाई जाए तो 100 करोड़ से ज्यादा बजरी सीज की गई है। कुल मिलाकर कहें तो टोंक में अब बजरी परिवहन पर पूरी तरह से रोक लग गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा के हॉस्टलों और पीजी में प्रशासन के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार शहर के सभी हॉस्टल और पीजी में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है, लेकिन कई हॉस्टल और पीजी संचालक प्रशासन के निर्देशों को नजरअंदाज कर रही हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले 10 दिनों में 3 छात्रों ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। एक अनुमान के अनुसार अभी भी 22,000 से अधिक कमरों में पंखों में डिवाइस लगाई जानी बाकी है। अब ऐसे हॉस्टल और पीजी पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। तो एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अगर कोई भी बच्चा सुसाइड जैसा कदम उठाएगा तो तुरंत जानकारी मिल जाएगी। उसने सुसाइड कर लिया है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर एसएचओ मैडम और मैं जाप्ता के घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर किवाड़ को तुड़वा कर, कुंडी अंदर से खुलवा करके और डेड बॉडी को देखा। डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई थी, उसको खुलवाया। सारी घटनाक्रम की वीडियोग्राफी बनाई गई। कोचिंग नगरी में स्टूडेंट सुसाइड की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 दिनों में 3 स्टूडेंट ने पंखे पर लटक कर मौत को गले लगा लिया था। जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार शहर के तमाम हॉस्टल व पीजी के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 3 छात्र छात्राओं ने पंखे से लटक कर मौत को गले लगाया था, उनके किसी भी कमरे में कोई भी एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं थी। जिला प्रशासन द्वारा हालांकि स्टूडेंट सुसाइड की रोकथाम के कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम दावे कागजी कार्रवाई तक ही सीमित हो रहे हैं और कोटा में स्टूडेंट सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अगली खबर टोंक से है, जहां सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने अपना वादा पूरा कर दिया है। रेल स्वीकृत होने अगली खबर टोंक से है, जहां सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने अपना वादा पूरा कर दिया है। रेल स्वीकृत होने वाली खबर सामने आई है। रेल स्वीकृत होने की खबर आने के बाद टोंक वासियों ने घंटाघर चौराहे पर जबरदस्त आतिशबाजी का जश्न मनाया। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान टोंक वासी ने सांसद जौनापुरिया और रेल मंत्री का आभार जताया। टोंक में पिछले 3 दशक से उठ रही रेल की मांग को डबल इंजन की सरकार ने पूरा कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले इस घोषणा से बीजेपी को फायदा होगा। बजट में टोंक में रेल के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक रेल मार्ग का रूट 165 किलोमीटर रहेगा। अजमेर के नसीराबाद में एक गांव की नाबालिग के लापता होने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपी को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दरअसल करीब 10 दिन पहले नाबालिग लड़की के पिता और माता घर से बाहर गए हुए थे। जब वे लौटे तो उनकी बेटी उन्हें घर पर नहीं मिली, जिसके बाद परेशान परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट कराई और पुलिस की जांच में सामने आया है कि लड़की अपने साथ जेवरात भी लेकर आरोपी के साथ चली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार किया। गांव रूपारेल राजोशी से एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी नाबालिग पुत्री को
पर्वतपुरा निवासी लक्की पुत्र ईश्वर वेरवा निवासी पर्वतपुरा बेला फुसलाकर भगा ले गया, जिसको न्यायालय में पेश किया। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहा है, अनुसंधान जारी है। अनुसंधान हमारे SHO साहब नारायण सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां के तराली गांव के एक प्राचीन मंदिर की अनोखी नींव रखी गई है। लोक देवता भगवान देव नारायण के प्राचीन मंदिर के ग्रामीणों ने नींव में सामूहिक रूप से करीब 11,000 लीटर दूध, 251 किलो दही और 51 किलो देसी घी कर नींव भर दी है। ये सामग्री क्षेत्र के पशुपालक अपनी इच्छा से लेकर आए थे, जिन्होंने भगवान देव नारायण की जयकारे लगाते हुए दूध, दही, घी से मंदिर की नींव भरी। ग्रामीणों ने बताया कि 4 साल पहले भी क्षेत्र में ऐसा ही हुआ था, जब रटलाई के ग्रामीणों की ओर से क्षेत्र के गांव सामलपुरा में 2020 में प्रसिद्ध सामलपुरा देवनारायण मंदिर की नींव में 11,000 लीटर दूध, 400 लीटर दही और 51 किलो घी डाला गया था। ग्रामीण ऐसा मंदिर निर्माण के वक्त अपनी आस्था और पवित्रता से नींव की स्थापना करने के लिए करते हैं। आजकल जहां शादी में लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं चूरू में IPS देवेंद्र और IAS अपराजिता की शादी चर्चा में है। खासोली गांव के दयानंद रुयल की बेटे देवेंद्र रुयल और भरतपुर के डॉक्टर अमर सिंह सीनीवार की IAS बेटी अपराजिता की शादी सिर्फ 1 रुपया और नारियल देकर हुई है। IPS दुल्हा देवेंद्र अपनी नई नवेली IAS दुल्हन अपराजिता को हेलीकॉप्टर से विदा करवाकर अपने घर लाए। हेलीकॉप्टर से आई IAS दुल्हन को देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं और रिश्तेदार जोहड़े में बनाए अस्थायी हेलीपैड पर इकट्ठा हो गए। नव दंपति के स्वागत के लिए राजस्थानी लोकगीतों के साथ ढप और चंग का अलग से प्रोग्राम रखा गया था। दुल्हा देवेंद्र रोयल IPS और दुल्हन IAS अपराजिता उत्तर प्रदेश में पोस्टेड है। दहेज भौतिक संपत्ति को नहीं कहते हैं। सबसे बड़ा जो दहेज है वो दुल्हन है। जो दहेज है आजकल तो छोटी छोटी गाड़ियों पर भी लिखा हुआ आता है कि दुल्हन ही दहेज है। तो दुल्हन है वो डॉक्टर अमर सिंह जी ने हमें अपनी बेटी है पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया, IAS बनाया है, वो यहाँ पर भेजी है। तो हमारा दायित्व है कि हम उसको उतना ही मान सम्मान दें जितना उसके पापा ने दिए। ये शादी सिर्फ 1 रुपया और नारियल में हुई है और ये एक IAS और IPS की शादी है। तो ये हमारी पीढ़ी और समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो हम एक दहेज प्रथा है उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और साथ में जो एक बच्चे हैं और आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा उत्साह और एक जो हमारी प्रेरणा है उसके लिए तरह ये काम करेगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान उन्होंने बयान दिया कि सरकार की पाकिस्तान के साथ बात करने की हिम्मत नहीं है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने बल्कि ये कहा कि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है लेकिन टेबल पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकती। सर्जिकल स्ट्राइक करने की हमारी हिम्मत है, लेकिन उनके साथ रूबरू बात करने की हिम्मत नहीं है। तो हकीकत है कि सन 2004 से 14 से लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। जबकि हम उनसे बात करें तो तभी तो हल निकलेगा। आप बात ही न करें तो तब कोई हल नहीं निकल सकता। वो कहते हैं कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। भाई टॉक्स तो हो नहीं रहे हैं 10 साल से, क्या टेररिज्म रुक चुका है? एक तरफ मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड का सितम बढ़ गया है, तेज हवाएं चल रही हैं जिससे ठंड का एहसास लोगों को ज्यादा हो रहा है और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। जाहिर है पहाड़ों पर करीब 1.5 महीने के बाद ड्राई स्पेल के बाद बर्फबारी हो रही है, जिसका इंतजार पर्यटक के साथ साथ स्थानीय लोग भी लंबे समय से कर रहे हैं और बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा, गुलमर्ग की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आइस स्केटिंग भी शुरू हो गई है। मनाली और चंबा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है।
उत्तर भारत में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश, तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले 2 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार जो है बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानी जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। आइस स्केटिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की यह अद्भुत तस्वीर सामने आई है। उत्तर भारत में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश, तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले 2 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली में आज भारी बारिश हो सकती है, जबकि राजस्थान में चक्रवाती तूफान के आसार हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो सकती है। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।